गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पार्ट डी, और वो होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। और पूरा पार्ट डी हमारे लिए आज ही फिनिश हो जाएगा। ये भी थ्योरी टॉपिक है थोड़ा बहुत, और उसके बाद कल से हमारा प्योर प्रैक्टिकल कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या कुछ रीड करा है। तो सबसे पहला हम लोगों ने पार्ट ए रीड किया था, और पार्ट ए में अगर हमने याद आए तो सबसे पहले तो हिस्ट्री इंट्रोडक्शन फॉर लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने रीड किया था। फिर दो तरह के डेफिनेशन रीड किए थे। फिर हमने 3 टाइप के एप्लीकेशन रीड किए थे। फिर 2 टाइप के स्टैटिस्टिकल एरर को रीड किया था। यह आप लोगों का पार्ट ए था। पार्ट बी में डाटा का मीनिंग देखा था, डाटा के टाइप, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए और म्यूचुअली रिलेटेड हमारे लिए होना चाहिए। फिर हम लोगों ने डाटा का कलेक्शन रीड किया, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी के मेथड किए। फिर स्क्रूटनी ऑफ डाटा हम लोगों ने रीड किया। फिर क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। प्रेजेंटेशन रीड किया। प्रेजेंटेशन में टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक के अलग अलग टाइप हम लोगों ने रीड किए। और फिर स्टैटिस्टिकल सीरीज पर हम लोग आ गए थे, इंडिविजुअल, नॉन ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप में इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मिड वैल्यू, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। और कल हम लोगों ने 8 डेफिनेशंस को रीड किया था। आई थिंक आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर भी हुए होंगे कि स्टेट्स में किस तरीके से क्या चीजें रहती हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लास्ट टॉपिक है और ये आपका चैप्टर फिनिश। और उसके बाद हम लोग एक टेस्ट रखेंगे। वो मे बी आप लोगों का आज थर्सडे है, तो मे बी सैटरडे या संडे को टेस्ट रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी देखो, हमारा टॉपिक आ रहा है सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ना यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ, दिस इज अ डायग्राम टाइप। तो सर डायग्राम तो हमने पहले भी बनाया हुआ है, और वो जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है वो था लाइन डायग्राम हमने बनाए, बार डायग्राम हम लोगों ने बनाए, और पाई चार्ट हम लोगों ने बनाए। और एक वर्ड आ रहा है सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप का होता है, नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो बेटा ये जो ग्राफ हमने बनाए थे ना पहले, ये ग्राफ तो बनते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज के पॉइंट पर, लाइक इंडिविजुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है ना, उनके लिए जो ग्राफ बनते हैं वो लाइन डायग्राम, अलग अलग सिचुएशनों पर बार डायग्राम, या फिर आप पाई चार्ट बना रहे थे। लेकिन हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, नॉन ग्रुप का मतलब एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी है या क्लास के साथ हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है। तो इन सीरीज को, क्योंकि हमने कहा ना स्टैटिस्टिकल सीरीज 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज के लिए लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट यूज आता है। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा रख रखा हो, एक्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी या क्लास के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो इन्हें ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करें वो हमारा आज का टॉपिक होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हमें कोई ग्राफ बनाने नहीं है, हमने तो सिर्फ बेटा ना उनके थ्योरी पॉइंट को रीड करना है। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए 4 टाइप के ग्राफ हम लोगों को रीड करने। एक आएगा हमारे लिए हिस्टोग्राम, सेकंड होगा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक होगा हमारे लिए ओजाइव, ओजाइव भी कह सकते हो, ओगिव भी कह सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और एक हमारे लिए बेटा यहाँ पर रहेगा फ्रीक्वेंसी कर्व। तो 4 टाइप के डायग्राम बेटा हमारे लिए यहाँ बनेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइव, और एक होगा बेटा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कर्व। अब वन बाय वन समझना। सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे लिए हिस्टोग्राम। बेटा हिस्टोग्राम हमारे लिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बनता है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, आप लोगों को डाटा को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम यूज आता है। सर ये कैसे बनता है उसको मैं जरा समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। मान ले मेरे पास क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है।
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 10, 6 एंड 4। यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज है ना उससे हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हम लोग क्लास बाउंड्रीज को लेते हैं। सर ने कल ही पढ़ा है क्लास बाउंड्री इन द सेंस, अगर ये इंक्लूसिव सीरीज होता तो वो क्लास लिमिट होता, मैं पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करता, क्लास बाउंड्री बनाता। बट यहाँ तो ऑलरेडी बेटा हमारे लिए एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ तो लिमिट भी वही है, बाउंड्री भी वही है, तो हमारे लिए क्लास बाउंड्री यहाँ हो जाती है। हमने एक पॉइंट भी कहा था ना, एक क्लास का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमारे लिए बाउंड्री ही होता है। तो कोई भी ऐसा डायग्राम, कोई भी ऐसा कैलकुलेशन जिसमें स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोग हमेशा बाउंड्रीज को यूज करते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50। ओवाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी 10 तक है, तो 2 का हम लोग ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 हमने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया। अब यहाँ ना हम 0 to 10 का 3 पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, 10 to 20 का 7 पर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, 20 to 30 का 10 पर रेक्टेंगल बनाएंगे, 30 to 40 का 6 पर रेक्टेंगल बनेगा, और 40 to 50 का हम लोग 4 पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ जो आपके लिए डायग्राम बना है वो हमारे लिए हिस्टोग्राम बोला जाएगा। तो ये जो डायग्राम हमारे लिए बनकर आया है, इस डायग्राम को हम लोग हिस्टोग्राम यहाँ पर बोलेंगे। तो इट इज लुक लाइक एज ए वर्टिकल बार डायग्राम। ये किसकी तरह नजर आता है? तो ये एक आपका वर्टिकल बार डायग्राम की तरह नजर आता है। और हिस्टोग्राम को एरिया डायग्राम भी बोला जाता है। हिस्टोग्राम को हम लोग एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना हिस्टोग्राम हमारे लिए 2 डायमेंशनल होता है, 2D डायमेंशनल हमारे लिए हिस्टोग्राम होता है। और जितने भी डायग्राम 2D होते हैं ना, उन्हें आप एरिया डायग्राम भी बोल सकते हैं। अब आपके सबके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ने ना पीछे जब प्रेजेंटेशन रीड कराया था, सर ने तो बोला था लाइन डायग्राम एंड बार डायग्राम 1 डायमेंशनल है, बट सर आप यहाँ बोल रहे हो कि हिस्टोग्राम हमारे लिए 2 डायमेंशनल है, और उधर आप बोल रहे हो कि ये वर्टिकल बार डायग्राम की तरह नजर आता है। ऑब्वियसली एक बार डायग्राम 1 डायमेंशनल होता है, बट हिस्टोग्राम हमारे लिए 2 डायमेंशनल होता है। सर क्यों? उस लॉजिक को समझना। बेटा ना बार डायग्राम हमारे लिए बनता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, सर अभी ऊपर रिपीट कर आए हैं ना। तो आप लोगों के पास मान लीजिए ईयर है ना, कुछ ईयर्स है आपके पास, और सेल्स थी बेटा आप लोगों के लिए 10, 18, 16, 14 ऐसा कुछ। ये एक इंडिविजुअल सीरीज हो गई, ईयर के अकॉर्डिंग डाटा हो गए। अब मैं यहाँ बार डायग्राम जब बनाता ना, ओ एक्स एक्सिस पर बेटा मैं ईयर को लेता, ओ वाई एक्सिस पर बेटा मैं सेल्स को लेता। यहाँ मेरे लिए जो भी ईयर रहे थे, मान लो 2015, 16, 17 और 18 रहता, यहाँ मैं सेल्स को प्लॉट करता। ठीक है, अब मैं यहाँ ना 15 का सेल्स पर एक बार बनाता और वो 10 पर बना, 16 का मान लो मेरे लिए 18 पर बार बनेगा, फिर 17 का मान लो हमारे लिए 16 पर एक बार बनेगा, फिर हमारे लिए 14 पर एक बार बनेगा। यहाँ पर और हिस्टोग्राम में कुछ फर्क है। ये फर्क ये है, इन रेक्टेंगल्स की जो हाइट है ना, वो हाइट आप लोग सेल्स की वैल्यू से ले रहे हो, मगर इनकी विड्थ को डिसाइड करने का कोई बेस नहीं है। ये विड्थ हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ विड्थ को डिसाइड करने का कोई बेस नहीं होता है। यहाँ सिर्फ हाइट का बेस हमारे पास है, विड्थ का कोई बेस नहीं है, हम तो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इसकी बनाएंगे ना, उन सबका अपना अपना बेटा अलग अलग विड्थ रह सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी विड्थ रखते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइट हमारे पास अवेलेबल है, विड्थ का कोई बेस नहीं है। इसलिए बार डायग्राम हमेशा 1 डायमेंशनल होते हैं। जबकि हिस्टोग्राम में अगर आप देखोगे ना बेटा, तो जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है, जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है वो तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, बट जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारे लिए क्लास इंटरवल के इक्वल है। अगर ये इंटरवल 20 का होता तो ये विड्थ हमारे लिए 20 का होता, ये अगर 10 का है तो 10 का होगा, 5 का होगा तो 5 का होगा, क्योंकि हाइट एंड विड्थ दोनों के बेस अवेलेबल होते हैं। इसलिए इस डायग्राम को हम लोग 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल डायग्राम को हम लोग एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन ध्यान रखोगे, देखो सुनते चलना वन बाय वन, ये हिस्टोग्राम से रिलेटेड।
सर सबसे पहला हिस्टोग्राम को और क्या बोला जाता है, तो बेटा हिस्टोग्राम को हम लोग एरिया डायग्राम बोलते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। हिस्टोग्राम किसकी तरह नजर आता है, तो बेटा ये वर्टिकल बार डायग्राम की तरह नजर आता है। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज आता है, तो सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बोले तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास फ्रीक्वेंसी को बेटा शो करने का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन क्लास फ्रीक्वेंसी को दिखाने का, हमारे लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का हिस्टोग्राम होता है। साथ ही में हिस्टोग्राम से हम लोग बेटा ना, हिस्टोग्राम में हम लोग क्लास फ्रीक्वेंसी में कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी में कंपैरिजन इन द सेंस, आप लोग ना हाइट ऑफ रेक्टेंगल को देखकर जज कर सकते हो किस क्लास का फ्रीक्वेंसी कम होगा और किस क्लास का फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ज्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही में ना बेटा हमारे लिए यहाँ पर अगर ग्राफिकल मोड कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेशन ऑफ मोड, मोड मीन मोड मीडियन होता है ना बेटा, तो मोड अगर आप ग्राफ से कैलकुलेट करना चाहो तो हिस्टोग्राम यूज आता है। सर कैसे यूज आता है उसको मैं यहाँ पर इसी में शो कर रहा हूँ। तो हमारे को ना अगर ग्राफ में मोड कैलकुलेट करना होता है, तो मोड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ग्राफ में ना जो आपकी सबसे हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल होता है, जो भी हमारा सबसे हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल होगा, चलिए मैं एक बार वापस से आप लोगों का यहाँ पर बना रहा हूँ और उसमें आप लोगों को शो करूंगा कि कैसे मोड कैलकुलेट होता है। जो हमारा सबसे हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल होगा, तो जैसे ये सॉरी आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो 0 to 10 का हम लोगों ने यहाँ पर ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया एंड ये फिफ्थ हो गया। तो ये जो हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल है ना, इसमें एक इस तरीके से पीछे वाले क्लास और नेक्स्ट वाले जो रेक्टेंगल है उनसे क्रॉस लगता है। ये क्रॉस जहां इंटरसेक्ट करता है उस वैल्यू पर हमारे लिए मोड निकल कर आता है। तो क्वेश्चन अगर बोल दे कि मोड की कैलकुलेशन किससे की जा सकती, तो बेटा हम लोग हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। साथ ही में मोड को बनाने के लिए ना हमेशा हम लोग ओवरलैपिंग क्लास यूज करते हैं। सर ओवरलैपिंग क्लास इन द सेंस एक्सक्लूसिव सीरीज ही हम लोग यूज करेंगे, इंक्लूसिव अगर हुआ तो बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे, और जैसे बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे तो वो ओवरलैपिंग क्लास हो जाएगा। और ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लासेस देयर इज नो स्पेस बिटवीन कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग क्लास आते हैं ना, इसलिए जहां एक रेक्टेंगल फिनिश होता है वहीं से दूसरा हमारे लिए शुरू हो जाता है। हर एक रेक्टेंगल और पीछे वाले रेक्टेंगल में किसी तरह का कोई स्पेस हमारे लिए नहीं होता है। तो बिटवीन हमारे लिए रेक्टेंगल में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं होता है। अगर ये नॉन ओवरलैपिंग क्लास होते हैं, लेट बी थिंक, मान लीजिए ना हमारे लिए ये ऐसा होता है 0 to 9, 10 to 19, तो आप ना बार ऐसे बनाते हैं 0 to 9, फिर 10 to 19 का बनता, फिर 20 to 29 का बनता, तो रेक्टेंगल्स में आप लोगों का स्पेस आ जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर बेटा ना हमारे लिए ओवरलैपिंग क्लास यूज आते हैं, इसलिए कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स में कोई स्पेस नहीं होता है। फिर हमारे लिए एक पॉइंट रहता है बेटा कि यहाँ पर आप लोगों का जो हाइट ऑफ, पहले विड्थ के लिए समझ लें, ये जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है ये हमारे लिए बेटा ना क्लास इंटरवल के इक्वल है। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन बोल ले किसके इक्वल होता है, तो सर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्लास इंटरवल के इक्वल होता है। और याद आए तो क्लास इंटरवल किससे कैलकुलेट होता है, तो क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री से कैलकुलेट होता है। मतलब यहाँ जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किससे एम्फेसाइज होता है, तो ये क्लास बाउंड्री से एम्फेसाइज होता है, ना कि क्लास लिमिट से, क्योंकि क्लास इंटरवल हमारे लिए क्लास बाउंड्री से ही निकलता है। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बनाने के लिए बाउंड्री ही रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे लिए ना विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्लास बाउंड्री से एम्फेसाइज हमारे लिए होता है। बट जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है, ये ध्यान से सुनना, जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है, अगर क्लास इंटरवल हमारे लिए इक्वल है, क्लास इंटरवल लाइक दिस इक्वल है, तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, अगर आप देखेंगे ना तो ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल हमारे लिए फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, क्योंकि क्लास इंटरवल इक्वल है। बट अगर इन केस क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, सर आपने कल तो कहा था कि इक्वल इंटरवल होना चाहिए, ऑब्वियसली इक्वल इंटरवल होना चाहिए, बट अगर किसी क्वेश्चन में ही अनइक्वल इंटरवल ही है तो भी ऐसा नहीं कि हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बट उस केस में आपका हाइट ऑफ रेक्टेंगल
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के प्रोपोर्शन में होता है, नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आई जस्ट से कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के प्रोपोर्शन में आप लोगों के लिए हाइट ऑफ रेक्टेंगल हमारे लिए होगा। वापस से समझ लो, ये 3-4 क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेंगे। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो हमेशा क्लास इंटरवल के इक्वल ही होता है। क्लास इंटरवल को क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास लेंथ भी बोलते हैं, और ये एम्फसाइज होता है क्लास बाउंड्री से। हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे लिए बनकर आता है, ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल बेटा ना इक्वल इंटरवल होने पर तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, अनइक्वल इंटरवल होने की केस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के प्रोपोर्शन में होता है। तो अब मैं क्वेश्चन ऐसे बोल दूं तो कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑप्शन में इन चारों के नाम है, किसमें काम आता है? तो हमारा पॉइंट होना चाहिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेटा हिस्टोग्राम में यूज आता है। कैसे आता है उस पर जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई प्रैक्टिकल आता नहीं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेटा हमारे लिए यहाँ पर हिस्टोग्राम में यूज आता है। कब आता है? इक्वल इंटरवल में या अनइक्वल इंटरवल में? तो सर अनइक्वल इंटरवल में। अब मैं पूछूं हिस्टोग्राम कब बनता है? सिर्फ इक्वल इंटरवल के केस में ही बनता है या अनइक्वल इंटरवल में भी बनता है? तो सर दोनों केसेस में बना सकते हैं। हम इक्वल में तो बना ही सकते हैं, अनइक्वल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम लोगों को हिस्टोग्राम के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिक्वायर्ड होगा। ये आप लोगों का हिस्टोग्राम फिनिश होता है। देखो रिपीट करता हूँ एक बार, वापस से माइंड में बिठाना। सर हिस्टोग्राम हमारे लिए किसकी तरह नजर आता है? वर्टिकल बार डायग्राम की तरह नजर आता है। सर इसको और क्या बोलते हैं? सर एरिया डायग्राम बोलते हैं। क्यों? 1D है या 2D है? सर 2D है, क्योंकि यहाँ हाइट एंड विड्थ दोनों का बेस है। सर बार डायग्राम 2D है या 1D है? वो 1D है, क्योंकि वहां सिर्फ हमारे पास हाइट है, विड्थ का कोई बेस नहीं होता है। फिर अगर हम लोग बात करें बेटा तो हमारे लिए किसके लिए यूज आता है? नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो सर ऑब्वियसली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्वेश्चन को है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन कौन सा है? तो सर हिस्टोग्राम है। क्लास फ्रीक्वेंसी में कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? तो सर हिस्टोग्राम से हम लोग कर सकते हैं। साथ ही में हमारे लिए क्वेश्चन है नॉन ओवरलैपिंग क्लास यूज आते हैं या ओवरलैपिंग? तो सर ओवरलैपिंग क्लास यूज आते हैं। और क्योंकि ओवरलैपिंग क्लास यूज आते हैं इसलिए कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं होता है। फिर हमारे लिए पॉइंट रहता है कि सर यहाँ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होती है? तो सर क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, क्लास साइज की इक्वल होती है। किससे एम्फसाइज होती है? लिमिट से या बाउंड्री से? तो सर बाउंड्री से। हाइट ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? तो सर इक्वल इंटरवल होने पर तो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है, और अनइक्वल इंटरवल होने के केस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के प्रोपोर्शन में होता है। हमारे लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कौन से ग्राफ में यूज आता है? तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेटा हमारे लिए हिस्टोग्राम में यूज आता है। हमारे लिए हिस्टोग्राम इक्वल इंटरवल पर भी बनता है और अनइक्वल इंटरवल पर भी बनता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जितने अब तक मॉड्यूल में आए हैं या एग्जाम में आए हैं, हिस्टोग्राम में इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों केसेस में यूज आता है। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज किया जा सकता है, नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज किया जा सकता है। वैसे तो यूज दोनों में होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, नॉन ग्रुप में भी, बट ग्रुप के लिए तो बेस्ट प्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम ही होता है। नॉन ग्रुप के लिए एक ही प्रेजेंटेशन वे अवेलेबल होता है, और नॉन ग्रुप में आप सिर्फ एक ही चीज यूज कर सकते हो और वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। नॉन ग्रुप में आप हिस्टोग्राम तो यूज ही नहीं कर सकते। कैसे? नॉन ग्रुप का मतलब बेटा हमारे लिए एक्स एंड फ्रीक्वेंसी हो। मान ले मेरे पास एक्स है 2, 4, 6, 8, फ्रीक्वेंसी अपना सदाबहार 3, 7, 10, 6 एंड 4। इसको अगर मुझे ग्राफ में बताना हो ना तो मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज कर सकता हूँ। और एक्स एक्सिस पर बेटा हमारे लिए एक्स हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10, और वाई एक्सिस पर बेटा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, यहाँ भी मैं 2 का स्केल ले रहा हूँ, मान लो 2, 4, 6, 8, 10। तो 2x पर 3 फ्रीक्वेंसी। अब मैं ना रेक्टेंगल नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास हाइट तो अवेलेबल होगी, चलो 2 पर 3 फ्रीक्वेंसी, बट विड्थ अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग यहाँ रेक्टेंगल नहीं बना पाएंगे हिस्टोग्राम, सिर्फ लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। 4 पर बेटा हमारे लिए 7, 6 पर बेटा 10, 8 पर बेटा हमारे लिए 6, 10 पर बेटा हमारे लिए 4। इन सबको अगर हम लोग मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, वर्डिंग पर ध्यान देना, एक स्ट्रेट लाइन से ना, मैं ठीक है स्केल नहीं है, आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन में अगर मिलाओगे ना तो इस डायग्राम को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा जाता है। और अगर इन्हीं डॉट्स को फ्री हैंड मिला दूं ना तो वो फ्री हैंड हमारे लिए फ्रीक्वेंसी
कर्व हो जाएगा, जो कि हमारा आगे का टॉपिक होगा। There is no difference in frequency polygon and frequency curve, just a single difference, frequency polygon straight scale line से बनाया जाता है एंड फ्रीक्वेंसी कर्व हम लोग फ्री हैंड लाइन से हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनता है, तो सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारे लिए बनता है। ये किसकी तरह नजर आता है, तो इट इज लुक लाइक एज ए लाइन डायग्राम, ये लाइन डायग्राम की तरह नजर आता है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो बेटा ध्यान से सुनना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको तभी बनाते हैं जब इक्वल क्लास इंटरवल है। थोड़ा ध्यान दें, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट कौन सा है सर, तो वो हिस्टोग्राम ही है। वो इक्वल में भी बनता है, अनइक्वल में भी बनता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉलीगन बना सकते हैं, बट उसी सिचुएशन में जब हमारे लिए इक्वल क्लास इंटरवल हो। और अगर इक्वल क्लास इंटरवल है ना, तो आप हिस्टोग्राम में ही पॉलीगन बना सकते हो। आपने पढ़ा हुआ भी होगा पीछे की क्लासेस में। ये मान लीजिए मेरे लिए हिस्टोग्राम है, तो क्या होता है कि इन सारे रेक्टेंगल्स में जो मिड पॉइंट हमारे लिए होगा ना, यहाँ पर एक मिड पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है और इन सारे मिड पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मर्ज किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन से बेटा ना हम लोग इनको मर्ज करते हैं, तो ये जो बना वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाता है। और अगर इसी को मैं फ्री हैंड बना दूं, तो ये हमारे लिए पॉलीगन ना होकर फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे लिए हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इक्वल इंटरवल के केस में, इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इक्वल इंटरवल में हम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, इक्वल इंटरवल में हम लोग पॉलीगन भी बना सकते हैं, बट अनइक्वल इंटरवल में सिर्फ हिस्टोग्राम ही बनता है। और नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनता है। अब एक पॉइंट, ये डायग्राम तो आपने सबने बनाया हुआ होगा, आई थिंक आपने कहीं की क्लास में। एक पॉइंट में बोलता हूँ, ध्यान देना सर, इक्वल इंटरवल है क्लासेस में, इसका मतलब मैं हिस्टोग्राम भी बना सकता हूँ एंड पॉलीगन भी बना सकता हूँ। तो अगर मैं सेम डाटा में हिस्टोग्राम भी बना रहा हूँ एंड पॉलीगन भी बना रहा हूँ, तो हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन का जो एरिया होगा वो हमेशा हमारे लिए इक्वल होगा। ग्राफिकल एरिया, एरिया मैथमेटिकल एरिया काउंट करते हैं ना, वो एरिया इक्वल आएगा। इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, area of histogram and area of polygon always equal। क्यों सर, लॉजिक समझो, ध्यान देना बेटा ना, ये जो एरिया है ना, ये जो अंदर एरिया आ रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये तो हिस्टोग्राम में भी है एंड पॉलीगन में भी है। ये एरिया तो कॉमन एरिया, ये एरिया आपका हिस्टोग्राम में भी है बेटा और पॉलीगन में भी है, तो ये तो आप लोगों का सारा कॉमन एरिया। बट अगर आप यहां देखेंगे ना, तो कुछ रेक्टेंगल्स आपको नजर आएंगे, सॉरी ट्राइंगल आप लोगों को यहाँ नजर आएंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल हमारे लिए हो गया, दिमाग लगाएं, ये ट्राइंगल हिस्टोग्राम के तो अंदर है लेकिन पॉलीगन के बाहर है। ये ट्राइंगल, फिर रिपीट कर रहा हूं, इस ट्राइंगल का एरिया, मैथमेटिकल एरिया, ट्राइंगल एरिया निकालना आता है हमें। ये ट्राइंगल का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो ये हिस्टोग्राम में तो आ रहा है बट पॉलीगन के बाहर है। तो फिर आप ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये ट्राइंगल एरिया हिस्टोग्राम के बाहर है बट पॉलीगन के अंदर है। कुछ समझ रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये ट्राइंगल ऐसा एरिया है जो हमारे लिए हिस्टोग्राम के अंदर है लेकिन पॉलीगन के बाहर है। ये ट्राइंगल ऐसा एरिया है हमारे लिए जो हमारे पास पॉलीगन के अंदर है मगर हिस्टोग्राम के बाहर है। इन ट्राइंगल्स के एरिया बिल्कुल इक्वल आते हैं। देखो ये जो एरिया थे ना बेटा, ये वाले एरिया तो कॉमन एरिया है, ये तो हिस्टोग्राम में भी है पॉलीगन में भी है। अलग अलग एरिया है वो कौन से हैं, ये ट्राइंगल से बेटा, ये ट्राइंगल से, ये कोई ट्राइंगल हिस्टोग्राम के अंदर है बट पॉलीगन के बाहर है, और कोई ट्राइंगल ऐसे हैं जो पॉलीगन के अंदर है बट हिस्टोग्राम के बाहर है। और इन ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। इस रीजन से बेटा अगर हमारे लिए, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग, इस रीजन से हमारे लिए अगर इक्वल क्लास इंटरवल है, तो हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो ये आप लोगों के लिए पॉलीगन। फिर आता है बेटा हमारे लिए ओजाइव। ओजाइव हमारे लिए सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज है।
फिर रिमेंबर CF डिस्ट्रीब्यूशन हमने दो टाइप का पढ़ा है, लेस देन CF डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन CF डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर CF डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास ओजाइव यूज आता है, क्योंकि CF डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है तो ओजाइव भी टू टाइप का होता है, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। तो उनके लिए क्या होता है ना कि लेस देन एंड मोर देन सीरीज बनती है पहले, ओ एक्स एक्सिस पर वही क्लास बाउंड्री को ले लिया जाता है, बट OI एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ना लेकर CF प्लॉट होता है। फ्रीक्वेंसी प्लॉट हो तो फिर आप लोगों के लिए हिस्टोग्राम या पॉलीगन हो जाता है, बट अगर CF प्लॉट कर दें OI एक्सिस पर तो फिर हम लोग बेटा उसको यहाँ पर ओसाई बोलते हैं। तो होता क्या है ना कि फिर वही बाउंड्री के हिसाब से CF पर डॉट लगते हैं, इस तरीके से डॉट लगता है, ये तो बनता है हमारे लिए लेस देन ओसाई, और एक इस तरीके से हमारे लिए बनकर आता है, इसे बोलते हैं मोर देन ओसाई। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना वहां पर ग्राफिकल सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, वहां पर ग्राफिकल हमारे लिए मीडियन कैलकुलेट होता है। तो सर मोड किससे कैलकुलेट होता है, तो सर मोड हिस्टोग्राम से कैलकुलेट होता है। सर मीडियन किससे कैलकुलेट होता है, तो मीडियन हमारे लिए ओजाइव से कैलकुलेट होता है। कहाँ कैलकुलेट होता है, तो जहां हमारे लिए इंटरसेक्शन पॉइंट आता है लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव का, वहां हमारे लिए मीडियन कैलकुलेट होता है। मीडियन आप सिर्फ लेस देन ओजाइव या सिर्फ मोर देन ओजाइव से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपको पहले क्या होता है ना n/2 एक वैल्यू सोल्व करनी होती है, और फिर जैसे लेस देन ओजाइव में उस n/2 की वैल्यू को मेज करवाना होता है, वैसे ही मोर देन ओजाइव में भी आपको वही n/2 की वैल्यू को मेज करवाना होता है, और जहां ये मेज हो जाती है वहां हमारे लिए कैलकुलेशन मीडियन का होता है। तो मीडियन ओजाइव से निकलता है, कहाँ निकलता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। और अगर मीडियन निकालना है तो सिर्फ लेस देन ओजाइव और सिर्फ मोर देन ओजाइव से भी निकल सकता है, थ्योरेटिकल ध्यान रखना। साथ ही में बेटा मीडियन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। सर ये क्या है, ये मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा, आप इसे भी याद रख लें। मीडियन को हम लोग सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। और क्वेश्चन अगर बोल दे कि क्वार्टाइल्स कौन से डायग्राम से निकलते हैं, तो क्वार्टाइल्स भी ओजाइव से ही निकलते हैं। क्वार्टाइल्स की जगह ना आपको एक पार्टीशन वैल्यू वर्ड भी मिल सकता है, कि पार्टीशन वैल्यू किससे निकलते हैं, तो वो भी हमारे लिए ओजाइव से निकलते हैं। ओजाइव किसकी तरह नजर आता है, तो ओजाइव बेटा लाइन डायग्राम है हमारे लिए। साथ ही में एक पॉइंट आता है लेस देन ओजाइव का शेप कौन सा होता है, तो बेटा ना लेस देन ओजाइव का शेप एस शेप कहलाता है। तो लेस देन ओजाइव के शेप को एस शेप भी बोल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ओजाइव। तो सर ओजाइव हमारे लिए किसके लिए यूज आता है, CF डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दो टाइप का होता है, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव जहाँ इंटरसेक्शन करते हैं वहां हमारे लिए मीडियन होता है, मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। मीडियन सिर्फ लेस देन ओजाइव सिर्फ मोर देन ओजाइव से भी निकल सकता है, जैसे मीडियन निकलता है वैसे क्वार्टाइल्स भी निकल सकते हैं, और पार्टीशन वैल्यूज भी इनको बोल सकते हैं, तो वो हमारे लिए ओजाइव से निकलता है। ओजाइव लेस लाइन डायग्राम होता है, ओजाइव हमारे लिए लेस देन ओजाइव का जो शेप होता है वो एस शेप कहलाता है। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट आता है और वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। तो बेटा ना फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे लिए, जब भी आप लोग फ्रीक्वेंसी को, जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को ना फ्री हैंड स्मूथ कर्व में दिखा दें तो उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। लाइक जैसे यही डायग्राम हमारे लिए था पॉलीगन का, मैंने बोला ना इसको आप स्मूथली दिखा दें, तो हमारे लिए स्मूथली दिखा दे तो ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है। फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे लिए फोर टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बेल शेप। बेल शेप ना ऐसा बनता है जिसमें स्टार्टिंग में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बीच में मैक्सिमम और बाद में बेटा हमारे लिए वापस मिनिमम हो जाता है। एक होता है यू शेप, मतलब ना ऐसा बने, मतलब स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, बीच में मिनिमम, फिर हाईएस्ट चली जाए। एक होता है हमारे लिए जे शेप, ऐसा शुरू होते ही फिर वो नीचे आ जाता है, बहुत कम होकर फिर वो बढ़ने लगता है लगातार, तो जे शेप। अगला होता है मिक्स्ड, जो तीनों का मिक्सअप होता है, उससे हम लोग मिक्स्ड शेप कहते हैं, इस तरह का।
कभी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, उससे हम लोग मिक्स्ड शेप कहते हैं, उसको हम लोग मिक्स्ड शेप बोलेंगे। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोग एक कर्व में स्मूथली प्रेजेंट करते हैं तो उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व 4 टाइप का होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड कर्व। अब 3-4 ही क्वेश्चन है यहाँ इसके। मैक्सिमम डायग्राम कौन से शेप बनाते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना बेल शेप बनाते हैं। क्वेश्चन के प्रॉफिट कंपनी के कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो बेल शेप हमारे लिए बनाते हैं। प्रॉफिट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो भी पूछे ना आपसे, उन सब में बेल शेप ही आंसर टिक लगाना, बाकी में कोई जरूरत नहीं। तो हमारे लिए मैक्सिमम बेटा बेल शेप ही बनते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो वो सब बेल शेप का ही क्वेश्चन आप लोगों से बन कर आता है। फिर हमारे लिए ना फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व का एस्टिमेटेड आइडिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी लग सकता है एंड फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम से भी इसका एस्टिमेटेड आइडिया लग जाता है। जैसे हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम लोगों को एक एस्टिमेटेड आइडिया पता चल रहा है कि हमारा पॉलीगन किस शेप का बनने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व के शेप का, कर्व हमारे लिए बेल शेप बनने वाला है। ये हम लोग हिस्टोग्राम में भी जज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम में भी अगर हम लोग बना देंगे ना, क्योंकि हिस्टोग्राम में भी पॉलीगन तो खींच ही सकते हैं, वो खींचा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे लिए कर्व का शेप कौन सा होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोले, वो तुम्हें बहुत देगा नहीं, वो तुम्हें ऐसा पूछेगा कि एस्टिमेटेड आइडिया किससे लग सकता है, दो ऑप्शन में वो तुमको ऑप्शन ऐसे देगा, पॉलीगन से या ओजाइव से। तो ओजाइव से नहीं लग सकता बेटा, पॉलीगन से ही लग सकता है। अब वो उल्टा पूछ लूं, पॉलीगन का एस्टिमेटेड आइडिया किससे लगता है, तो बेटा पॉलीगन का एस्टिमेटेड आइडिया कर्व से लग जाता है। तुम यूं ध्यान रख लो, कर्व का आइडिया पॉलीगन से, पॉलीगन का आइडिया कर्व से हमारे लिए लग सकता है। लास्ट पॉइंट चैप्टर नंबर 1 थ्योरी आपका स्टेट्स में पूरी तरीके से फिनिश होता है कि फ्रीक्वेंसी कर्व किसका लिमिटिंग फॉर्म है। लिमिटिंग फॉर्म का मतलब किस किस की शेप के बारे में एनालिसिस दे रहा होता है। तो लिमिटिंग फॉर्म, ये दो तरह का, दो चीजों का लिमिटिंग फॉर्म, लिमिटिंग फॉर्मेट है, पूरा वो कोई फॉर्मेट नहीं है, एक लिमिटेड फॉर्मेट हमारे लिए। ये हिस्टोग्राम का भी लिमिटेड फॉर्मेट है, एंड फ्रीक्वेंसी, एंड लगा रहा हूँ ध्यान रखना, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी हमारे लिए यहाँ पर लिमिटेड फॉर्मेट है। ये जज हो जाता है कि किस शेप पे आप, किस तरह के चीजों का आप लोगों के लिए हिस्टोग्राम बनना है, किस तरह का आपका पॉलीगन बनना है। देखो मैं वापस से बता देता हूँ। सर स्मूथली कर्व बनाएंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी कर्व बोलेंगे। 4 टाइप का होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप एंड मिक्स्ड कर्व। मैक्सिमम कौन से बनते हैं, बेल शेप। तो प्रॉफिट, हाइट, वेट ऐसा कुछ भी पूछे ना तो बेल शेप टिक लगा देना। ये फ्रीक्वेंसी कर्व किसका एस्टिमेटेड आइडिया है, एस्टिमेट किसका एस्टिमेटेड शेप हम लोगों को बताता है। तो बेटा ना हम लोगों को ना एस्टिमेटेड आइडिया दे देता है फ्रीक्वेंसी कर्व का भी, हिस्टोग्राम का भी, बट आपको ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव देगा वो, तुम कर्व टिक लगाना, पॉलीगन टिक लगाना। तो पॉलीगन का एस्टिमेटेड आइडिया कर्व से, कर्व का एस्टिमेटेड आइडिया बेटा पॉलीगन से आप लोगों के लिए लगता है। और ये किस किस का लिमिटिंग फॉर्म है, तो ये दोनों का लिमिटिंग फॉर्मेट है। ये हिस्टोग्राम का भी लिमिटिंग फॉर्मेट है और ये पॉलीगन का भी लिमिटिंग फॉर्मेट है। ये आप लोगों का आज का टॉपिक। एक फटाफट से रिकेप कर लो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए 4 पैटर्न होते हैं, 4 पैटर्न, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम हमारे लिए बेटा एक वर्टिकल बार डायग्राम की तरह होता है। ये एरिया डायग्राम कहलाता है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज आता है। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट बेटा प्रेजेंटेशन वे होता है। यहाँ आप लोग क्लास फ्रीक्वेंसी में इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। ओवरलैपिंग क्लासेस यूज आते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग क्लासेस यूज आते हैं इसलिए आप लोगों के लिए कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स में कोई स्पेस नहीं होता है। यहाँ हम ग्राफिकल मोड निकाल सकते हैं। साथ ही में हमारे लिए यहाँ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होती है वो क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, क्लास साइज के बराबर होती है और ये बाउंड्री से एम्फसाइज होती है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल इक्वल इंटरवल होने के केस में तो आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है और अनइक्वल के केस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन बोले कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कौन से ग्राफ में यूज आता है, तो सर हिस्टोग्राम में आता है। कब आता है, तो जब अनइक्वल इंटरवल होता है। इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल में भी बन सकता है, अनइक्वल इंटरवल में भी बन सकता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों के लिए काम आता है, ग्रुप के लिए भी और नॉन ग्रुप के लिए भी। ग्रुप, नॉन ग्रुप में तो एक ही चीज काम आती है पॉलीगन, ग्रुप में ये सिर्फ तब आ सकता है जब आप लोगों के लिए इक्वल इंटरवल हो। तो इक्वल इंटरवल के केस में
आप हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, पॉलीगन भी बना सकते हैं, और उस केस में दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि वो ट्राइंगल्स बेटा आप लोगों के लिए सेम एरिया बना कर देंगे। ये किसकी तरह नजर आता है? तो ये लाइन डायग्राम की तरह नजर आता है। ओजाइव हमारे लिए सी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, दो टाइप का होता है, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। जहाँ इंटरसेक्शन करते हैं वहाँ मीडियन होता है, यहाँ ओवाई एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी ना होकर सी अपलोड कर देते तो ओजाइव बन जाता है। मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। ये सिर्फ लेस देन ओजाइव से भी निकल सकती है, सिर्फ मोर देन ओजाइव से भी निकल सकती है। इससे सिर्फ मीडियन ही नहीं निकाल सकते, इससे क्वार्टाइल्स भी निकाल सकते हैं, पार्टीशन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर ये क्या होता है वो मैं सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। लेस देन ओजाइव का शेप कौन सा होता है? तो सर एस शेप होता है। ये किसकी तरह नजर आता है? तो सर ये लाइन डायग्राम की तरह नजर आता है। फ्रीक्वेंसी कर्व स्मूथ कर्व को कहते हैं। चार टाइप का होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड शेप। मैक्सिमम कौन सा बनता है? तो बेल शेप बनते हैं। प्रॉफिट वगैरह कौन सा बनाते हैं? तो बेल शेप आप लोगों के लिए बनाते हैं। फिर हमारे लिए बेटा यहाँ पर एस्टिमेटेड आइडिया किसका लग जाता है? तो फ्रीक्वेंसी कर्व से पॉलीगन का, पॉलीगन से बेटा फ्रीक्वेंसी कर्व का। और ये लिमिटिंग फॉर्म किसके हैं? तो दो चीजों के हमारे लिए लिमिटिंग फॉर्म है। एक है हमारे लिए लिमिटिंग फॉर्म बेटा यहाँ पर हिस्टोग्राम का, एंड हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दोनों का लिमिटिंग फॉर्म, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलते हुए बेटा यहाँ हमारे लिए एक तरीके से ये पॉलीगन कर्व हमारे लिए बन रहा है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। ये सारी थ्योरी आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी, जो मैंने बताया वो सब कुछ एक एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चन बोल दिए, वैसे क्वेश्चन भी बोल दिए, उनके आंसर भी बोल दिए। तो आज मैं नहीं करवा रहा हूँ, पहले 28 क्वेश्चन मॉड्यूल है और आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है। ये आपने सेल्फ आज करने, थ्योरी क्वेश्चन ही तो एक 5-10 मिनट मुझे कल लगेगा, मैं एक बार इसको आंसर आप लोगों को बता दूंगा। वैसे डाउट नहीं आना चाहिए, कोई एक दो क्वेश्चन देयर में भी रह सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन आए, तो ये वो मैं कल आपको बताकर फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट बेटा हमारे लिए फिनिश होता है। कल से चैप्टर नंबर सेकंड इन क्वेश्चंस को फिनिश करिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और कल से हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा।